हेलो बच्चों, मेरा नाम है वंश और स्वागत है आप सभी का Y80 क्लासेस में, जहाँ पे आपको कक्षा 8 की मैथ की जो क्लासेस हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगी। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस जो है कवर होगा क्लास 8 का। और ये पूरी क्लास जो है आपकी ये पूरी क्लास जो है आपकी ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे। पूरी क्लास आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से भरी हुई होगी और हर क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना भी सीखेंगे और उनका बेसिक मेथड तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। ये आप लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। इसमें आपको मैं क्लास के फीचर्स, क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और आपकी पहली क्लास किस चीज की रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं क्लास में आगे बढ़ रहा हूँ और सबसे पहले सब लोग अपने अपने प्रेजेंटी लगा दो यहाँ पे, लाइक का बटन ठोक के, और कमेंट में सब लोग बिल्कुल नमस्ते गुड मॉर्निंग अपना लिखेंगे। तो ये आपका जो पहला चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में वो परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपका 2/5 हो गया, लिख सकते हैं जिन्हें हम नहीं 5/2 हो गया, 2/5 हो गया, 3/4 हो गया। ये सारे आपकी परिमेय संख्याएं होती है जिन्हें हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इनमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं का योग पढ़ना है, अंतर पढ़ना है, गुणा पढ़ना है और उसके सक्रिया तथा गुणधर्म पढ़ने हैं। यानी परिमेय संख्याओं का हमें योग पढ़ना, उनमें ऐड करना सीखेंगे, उनमें हम लोग अंतर यानी डिफरेंस निकालना सीखेंगे, गुणा यानी हम उनका मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, उसके बाद हम उनकी संक्रियाएं और गुणधर्म यानी उनकी प्रॉपर्टीज और उनके वर्क फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में सीखेंगे परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। यानी परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी, उनमें हम लोग जब उनका योग करते हैं उसमें जब गुणा का जो वितरण नियम होता है हम उसके बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देन फिर आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में जीरो तथा एक परिमेय संख्याओं के रूप में तथा इनके प्रगुण। यानी जीरो और एक जो आपके परिमेय संख्याएं होती हैं इनके रूप में हम लोग इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं और इनके आपके प्रगुण क्या होते हैं, इनके प्रगुण क्या होते हैं आप लोगों के। उसके बाद आता है आप लोगों का अगला टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है आप लोगों का? प्रतिलोम कहने का मतलब होता है उल्टा। यानी हम लोग जब इनको हम जोड़ेंगे उसका उल्टा क्या आएगा, फिर जब इनका हम गुणा करेंगे तो उसका उल्टा क्या आएगा। प्रतिलोम हम लोगों का यही होता है, हम लोग जिसके बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट, किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर। अब मान लीजिए अगर आपकी कोई परिमेय संख्या है, उसको अगर हमें किसी और परिमेय संख्या से भाग करना है तो उसके लिए हमें क्या मेथड्स फॉलो करना होगा, क्या बेसिक स्टेप्स लगेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ये रहा आपका अगला टॉपिक। उसके बाद आप लोगों का अगला टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं। कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में लगभग कितनी परिमेय संख्याएं और हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग इसके इसके बाद हम लोगों को पता चलेगा। तो ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें है आप लोगों का परिमेय संख्याओं व दशमलव संख्याओं पर का परस्पर रूपांतरण। कहने का मतलब है परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी और आप लोगों का जो दशमलव संख्याएं होती है डेसिमल नंबर, उनमें आप लोगों का जो परिमेय संख्याओं को डेसिमल नंबर में चेंज करना और डेसिमल नंबर्स को हम लोग परिमेय संख्याओं में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल तो आप लोगों को आई होप से मुझे पता ही, आप लोगों को पता ही होगा। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा? वो रहेगा इसकी संकल्पना। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होता है कि वो आया कहाँ से, उसकी कल्पना कहाँ से हुई है। तो पहले हम लोग यही सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंडों में संबंध। पूर्ण वर्ग हम लोग पहले पता करेंगे पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग की संख्या है। उसके बाद हम उनमें जब पहचान कर लेंगे तो उन संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंडों में संबंध भी स्थापित करना सीखेंगे कि उनके बीच में क्या संबंध होता है, कैसे हम उनके बीच में संबंध को जो शो करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों का पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों का। इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। इसका चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना हम उसके बाद सीखेंगे। फिर आता है आपका भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, यानी डिवाइडिंग मेथड से। उसके बाद हम लोग आपका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। फिर आता है आप लोगों का वर्ग संख्याएं। हाँ, उसके बाद आएंगे हम लोग आप लोगों का वर्ग संख्याओं में। तो वर्ग संख्याओं और उसके वर्गमूल के अंकों की संख्या में संबंध। अब हम लोगों को इनके बीच में संबंध दिखाना है वर्ग संख्याओं में और वर्गमूल में
उनकी अंकों की संख्याओं के संबंध में दिखाना है। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दशमलव संख्या का वर्गमूल भाग से विधि। भाग विधि से, हाँ, वर्ग दशमलव संख्या का जो वर्गमूल है हमें उससे भाग विधि से निकालना सीखना है। किस विधि से? भाग विधि से। यानी जो आपके डेसिमल्स नंबर होते हैं उनका भी हम लोगों को वर्गमूल निकालना आना चाहिए, उसका भी हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। वो हम लोग किस विधि से सीखेंगे? वो हम लोग सीखेंगे भाग विधि से, डिवाइडिंग मेथड से। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है। काफी सारे नंबर होते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग होता है आपका 81 जो कि 9 का वर्ग हो गया, 49 7 का वर्ग हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 किसका वर्ग है, तो 45 आप लोगों को पता नहीं होगा किस चीज का वर्ग है। उसी का हम लोग ये टॉपिक में हम लोग उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। मीन्स दैट कहने का मतलब है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, उन्हें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं घनमूल। घनमूल मतलब होता है क्यूबिक रूट। तो हम उसका क्यूब, पहला चैप्टर हम लोगों को कराएगा, पहला टॉपिक क्यूब और क्यूब रूट। यानी कि जैसे जैसे हाँ, ये आपके दिखता होगा ऐसा कहीं पे, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिक रूट। उसकी हम लोगों को जो है संकल्पना उसके बाद सीखनी है कि संकल्पना क्या होती है उसकी। उसके बाद हम लोगों को पूर्ण घर संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों का। इसमें हम लोग पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है आप लोगों का पूर्ण घन संख्या पूर्णांकों का घनमूल तथा दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। यानी कि पूर्ण घन संख्याएं ऋण पूर्णांकों, यानी कि जो आपकी पूर्ण घन संख्या है उनके ऋण पूर्णांकों का घनमूल तथा दो पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। उसके बाद आता है आप लोगों का परिमेय संख्याओं का घनमूल जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो। कहने का मतलब है परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया था जिन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आप लोगों की। परिमेय संख्या जिन्हें हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। P बाई Q क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को जब पहला चैप्टर बताऊंगा तो उसमें बिल्कुल आपको डिटेल वाइज बिल्कुल डीप से बताऊंगा। और जिसका अंश और हर, कहने का मतलब है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अंश कहते हैं, जो कि आपका अंश होता है। ये क्या होता है आपका? ये आपका हर होता है। नीचे वाला नंबर हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। अगर ये भी आपका पूर्ण घन है, ये भी आपका पूर्ण घन है, तो इनका हम लोगों को घनमूल निकालना है, वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों का दशमलव संख्या जो पूर्ण संख्या हो का घनमूल गुणनखंड विधि से। अब डेसिमल नंबर जैसे 0.8 नहीं 0. हाँ 0.81 ले लो आप, या आप 0.27 ले लो। इन संख्याओं का गुणनफल निकालना जो है हम लोग पूर्ण घन संख्या हो और इसका हम लोग घनमूल निकालना सीखें। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। उसके बाद आता है आप लोगों का करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ये काफी आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली फंसते इससे, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे डीप वाइज। उसके बाद आता है आप लोगों का घनमूल का व्यवहारिक प्रश्नों में अनुप्रयोग। घनमूल, अब आप लोगों का घनमूल, अब कोई भी दुनिया में चीज होती है उसका कोई ना कोई यूज तो होता ही है। आपका भी कोई ना कोई यूज है घर में, आपका घर का काम कराने में। वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो है घनमूल का व्यवहारिक प्रश्नों में, यानी नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनते होंगे उनमें हम लोग घनमूल का क्या यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग इसके बाद जानेंगे। अगला चैप्टर है आपका सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं में हम लोगों को क्या पढ़ना है? उसमें आप लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ना पड़ेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्व समीकाओं का ज्यामितीय सत्यापन पढ़ना पड़ेगा। सर्व समीकाओं का अनुप्रयोग पढ़ना पड़ेगा। सर्व समीकाओं का अनुप्रयोग को कह सकते हो आप लोग उपयोग। अगर किसी बच्चे को अनुप्रयोग में थोड़ा कोई दिक्कत होती है तो उसको बता दो ये उपयोग होता है, इसे हम लोग उपयोग करते हैं। ये आपके फॉर्मूले रहेंगे, ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। आप लोग चाहो तो अभी याद कर लीजिएगा तो और अच्छी बात रहेगी, या फिर जब मैं क्लास आप लोगों को लूंगा इस चीज की तो वो तो मैं आपको यहाँ पे फिर क्लास में याद कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन आप लोग अगर खुद से ये फॉर्मूले याद करके आएंगे तो आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा, प्लस क्वेश्चन आप लोग जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन से। और जितनी जल्दी आप क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है आप लोगों का बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। आपके बीजीय व्यंजक क्या होते हैं?
बीजीय व्यंजक आप लोगों के, एक सेकेंड, इसमें स्क्वायर टाइप वाला है क्या कुछ? ये रहेंगे आपके बीजीय व्यंजक। क्या रहेंगे? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब होता है आपके अलजेब्रिक जो नंबर होते हैं, व्यंजक होते हैं, उनका हम लोग भाग करना उनमें, और उन्हीं में हम लोग गुणा करना, ये सीखेंगे आप लोगों के। देखो, जैसे आपको जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें बीज गणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग। आपके बीजीय व्यंजकों में जो आपके अलजेब्रा होता है उसमें आप लोगों के एक पद भी होते हैं, दो पद भी होते हैं, उनमें हम लोगों को भाग करना सीखेंगे। इसमें हम लोगों को भाग करना बताया जाएगा। उसके बाद आपको भाज्य, भाग, भाजक, भागफल, शेषफल का सत्यापन, तो ये आपका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो अच्छी बात है। आप लोगों को मैं ये सत्यापन करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि ये सत्यापन कैसे होता है। जिन जिन चीजों पे मैं बेटा गोला मार रहा हूँ वो आप लोगों को याद होना चाहिए, थोड़ा कोशिश करना। हाँ, तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक भागफल शेषफल, इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसका सत्यापन भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को मेक श्योर होना चाहिए कि आप लोगों को ये जो है याद रहे चैप्टर का ये फॉर्मूला। उसके बाद आता है आप लोगों का बहुपदी व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना, तीन पदों से अधिक नहीं। समीकरण जो है, यानी आप लोगों को कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपकी संकल्पना होगी तीन पदों से अधिक की नहीं होगी। समीकरण क्या रहेगा आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समीकरण क्या रहेगा आप लोगों का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर आधारित वर्तित प्रश्न होंगे। आप इस चैप्टर में आप लोगों को जो ये चैप्टर मिलेगा आप लोगों का बीजीय व्यंजकों का भागफल एवं गुणन खंड, उसमें हम लोगों को इसमें यह आपका समीकरण रहेगा, इसमें आप लोगों को आधारित वर्तित प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आएगा आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों को नॉर्मल, अगर आप लोगों को थोड़ा इस तरह में देखने में थोड़ा अजीब लग रहा हो तो ये जो होता है आप लोगों का ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर होता है, जिससे आप लोग ऐसे लिखा करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोगों ने ऐसे ऐसे देखा होगा। ये वाला फॉर्म अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो तो वो ये वाला फॉर्म भी अपना याद कर सकता है। ये आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉमा, ये अलग है ना भैया? हाँ, ये जो आप लोगों का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ये, ताकि आप लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसी में गड़बड़ कर जाते हैं कि इसको a माइनस बी का कह देते हैं, इसको a प्लस बी का कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? ये माइनस लगा है, वो सोचते हैं कि लास्ट में इसके प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस लगा है, लोग सोचते हैं यहाँ पे इसके लास्ट में माइनस आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस लगा है तो इसके में प्लस आएगा, और वहां पे माइनस लगा है तो लास्ट में उसके माइनस ही आएगा गुणन में। अगर आप लोगों को इसका सत्यापन भी मैं आप लोगों को लास्ट में जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसका मैं सत्यापन भी आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आता है आप लोगों का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। आप लोगों का ये जो व्यंजक रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो आपके व्यंजक होते हैं इनका मैं आप लोगों को गुणनखंड करना भी सिखाऊंगा। वो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को आना चाहिए। सभी बच्चे रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहेगा। जो जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको घर से करने के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा। वो क्वेश्चंस आप लोगों को डेली बेसिस पे करने हैं, उनका रिवीजन करना है, फॉर्मूलाज का रिवीजन करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं और डेली क्लासेस अटेंड करना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि एक दिन क्लास लेंगे उसके बाद एक दिन नहीं लेंगे तो ऐसे में फिर आप लोगों का पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आप लोगों को पढ़ते रहना है। उसके बाद आप लोगों की 6th जो इकाई है वो क्या है? संख्याओं से खेल, प्ले विथ नंबर्स। इंग्लिश में भी मैं थोड़ा थोड़ा बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को अपनी इंग्लिश भी अच्छी रखनी होगी। प्ले विथ, मेरे थोड़ा राइटिंग इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अभी बहुत टाइम आपका और मेरा साथ रहने वाला है कम से कम, तो सीख लेंगे आराम से। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 तथा 3 अंकों की संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना तथा समझना।
व्यापक रूप में क्या होता है, व्यापक रूप आप लोगों का मैं देखो आप लोगों को दिखा देता हूँ व्यापक रूप आपका क्या होता है। व्यापक रूप आपका ऐसे हम लोग कह सकते हैं, व्यापक रूप इसका हम लोग इसी को समझ सकते हैं एक तरीके से। उसमें हम लोग लिखना सीखेंगे, उसके बाद 2 3 5 7 9 11 और 13 से विभाज्यता के नियम सीखेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 3 ये आप लोगों के डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इससे आप लोगों के जो है एसएससी, रेलवे, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि केवल 8 की क्लास आप लोगों को 8 तक ही साथ देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है अगर बच्चा 8 9 10 11 12, मैं कहता हूँ 6 7 8 बच्चा जब लापरवाही करता है तो उसका फिर इन एग्जाम्स में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं, कौन से नंबर जो है 13 से डिविजिबल है, कौन से आपकी 11 से डिविजिबल है, कौन से 9 से डिविजिबल है। 9 आपका 3 का जो मल्टीप्लाई है, अगर आपकी कोई संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को काफी सारी बातें सिखाऊंगा उसके बाद। तो ये आप लोगों को मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर में। उसके बाद 4 मूल संख्याओं में रिक्त स्थान की संख्या को ज्ञात करना व संख्या पहेली को हल करना। तो ये आपका चैप्टर का रहेगा। 4 जो आपकी मूल संख्याएं रहेंगी उनमें रिक्त स्थानों की संख्या को ज्ञात करना है। आप लोगों को कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, आपको उनमें जो है जो आपके रिक्त स्थान रहेंगे उनको पैटर्न फॉलो करके फिल करना पड़ेगा और उनमें जो है संख्या पहेली को हल करना है। उसकी 7th इकाई है अपनी, 7वें नंबर की इकाई है जो उसका नाम है युगपात समीकरण। युगपत समीकरण में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो 2 चर वाले रेखीय समीकरण, इनको हम युगपत समीकरण कहते हैं। युग युग मतलब होता है आप लोगों का पेयर। युग मतलब क्या होता है आप लोगों का पेयर। युग्मत युगपत यानी उनका जो पेयर होता है, और पेयर कभी भी 2 ही संख्याओं का बन सकता है, एक संख्या का तो कभी पेयर बन नहीं सकता है। तो 2 संख्याओं का जो समीकरण होता है और उनका हल, पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं का समीकरण होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। फिर अब होता है तो उसको हम लोग हल कैसे करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भैया इस नाम की बला होती है दुनिया में, लेकिन अब उस बला का सॉल्यूशन क्या है हमें वो भी तो पता होना चाहिए, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है 2 चर वाले वार्तिक प्रश्नों का युग्मत समीकरण द्वारा हल। अब किसी भी संख्या का जो है आप लोगों का हल आप लोगों को आना जरूरी है। अगर आप लोगों को हल ही नहीं आएगा तो आप लोग समीकरण पढ़ के करोगे क्या, तो अब आपको उसका हल भी आना चाहिए। उसके बाद आता है आप लोगों का वर्ग समीकरण, यानी आप लोगों का जो है स्क्वायर इक्वेशन, या हाँ स्क्वायर इक्वेशन उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहली क्लास आप लोगों की इसकी जो लगेगी वो लगेगी आप लोगों को वर्ग समीकरण की। सेकंड क्लास जो आपकी लगेगी हाँ, पहली क्लास आप लोगों की लगेगी जो रहेगी आप लोगों की वर्ग समीकरण की। हाँ, पहली क्लास आप लोगों की लगेगी वर्ग समीकरण की, जिसमें आप लोगों को मैं वर्ग समीकरण के बारे में पूरी डीप नॉलेज दूंगा और हर एक बात बताऊंगा कि वर्ग समीकरण होता क्या है आपका, इसमें आप लोगों का कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, प्लस आप लोग इसमें क्या क्या जानने को मिलेगा, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज मिलेगी। फिर आगे आप लोगों का के एक्स स्क्वायर बराबर के, जहाँ एक के पूर्ण संख्या होगी, के रूप वाले समीकरण को हल करना। मैं आप लोगों को एज एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि 7 का यहाँ पे स्क्वायर दिया रहेगा और यहाँ पे के दिया रहेगा, तो आप लोगों को नॉर्मली बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। इतना ही होगा, इससे ज्यादा आप लोगों का इसमें ज्यादा हाई फाई वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। बट आप लोगों को स्क्वायर जो है याद भी होनी चाहिए, मैं आप लोगों को स्क्वायर्स भी दूंगा, वो याद करिएगा आप लोग। देन आता है आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार के समीकरणों को हल करना। ये आप लोगों ने अगर पीछे वाली पीपीटी देखी होगी तो आप लोगों ने वहां पे भी एक समीकरण देखा होगा इस तरह का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा कि इन जो ऐसे समीकरण आते हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। देन आता है फिर आप लोगों का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर आधारित वार्तिक प्रश्न। ये आप लोगों की जो 3 क्लासेस रहेंगी, पहले हम आप लोगों को 3 क्लासेस में ये मैं बताऊंगा कि ये सब होते क्या है। उसके बाद जो आपकी लास्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आप लोगों को कम से कम अच्छे से अच्छे 40 से 50 क्वेश्चन समझाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को घर से भी करने के लिए दूंगा, तो वो आप लोगों का हो जाएगा। फिर आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आएगा समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो रेखाएं जो कभी मिले ही ना, चल रही है चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, कहीं मिल ही नहीं रही है, उन्हें कहते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में पहले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नांकित इनके जो प्रगुण होते हैं, यानी जो इनके आप लोग प्रगुण पढ़ेंगे उनका प्रयोगात्मक सत्यापन, उनको हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, उनका कैसा प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग उसको सत्यापित करेंगे। वो हो गया आप लोगों का।
फिर एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। कहने का मतलब है ये आपकी एक थ्योरी रहती है कि आपकी जो एक रेखा होती है उसी के समांतर परस्पर दो रेखाएं जो समांतर रहती हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हो गया आप लोगों का। फिर आप लोगों को थर्ड नंबर आता है, एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आपकी कोई रेखा है, उस पर जो लंब रेखा होगी, लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, लंब के ऊपर दो रेखाएं जाएंगी, वो उनके समांतर होंगी। रचनाएं पढ़ेंगे हम लोग, इनकी जो रचनाएं होती हैं वो पढ़ेंगे हम लोग इनकी। दिए गए रेखाखंड को कई समान बराबर खंडों भागों में विभक्त करना, यानी आपकी जो रेखाएं दी होंगी, रेखाखंड दी होंगी, मान लीजिए ये पेन है, अब इस पेन को हमें जो है बराबर भागों में विभक्त करना है, यानी बांटना है। तो वो कैसे बांटते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए अब आपके घर में आपके पापा लाए आप लोगों के लिए एक तो ये इतनी बड़ी डेयरी मिल्क लेके आए। क्या लेके आए? डेयरी मिल्क है। अब आप हो 7-8 भाई, तो कैसे बांटोगे? बराबर बांटने के लिए आप लोगों को ये भी आना चाहिए, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। फिर दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभक्त करना। आप लोगों को एक रेखाखंड दे दी जाएगी, मान लीजिए इस तरह की, इससे और बड़ी रेखाखंड आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों को कुछ रेशियो दिए जाएंगे, 2:3 हो गया, 4:5 हो गया, 5:6 हो गया, अनुपात जिन्हें कहते हैं हम लोग, उसमें आप लोगों को उसे जो है बांटना है, वो बताया जाएगा। फिर आप लोगों को कहा जाता है 10th इकाई, जो हमारा 10th चैप्टर नंबर है, उसका नाम है चतुर्भुज की रचना है। चतुर्भुज को आप लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज आप लोगों के जो होते हैं क्वाड एंगल, या फिर हम लोग इसमें चार भुजाएं रहती हैं, क्वाड एंगल कहते हैं ना, क्वाड एंगल। और इसमें आप लोगों को समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया, आप लोगों का वर्ग हो गया। इसके बारे में और भी बहुत सारे आप लोगों के जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आप लोगों का वर्ग हो, चाहे आपका उसमें आयत आए, चाहे जो जो है, हम उसके बारे में, सब के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है आप लोगों का चार भुजाओं और एक विकर्ण ज्ञात करो। कहने का मतलब है आप लोगों का ऐसा कोई एक स्क्वायर दे दिया जाएगा, उसकी आप लोगों को चार कोई मतलब स्क्वायर दे दिया जाएगा, उसकी कोई चार भुजाओं की माप दे दी जाएगी और विकर्ण दे दिया जाएगा। क्या आएगा? उसकी चारों भुजाएं ज्ञात करो, उसका विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण क्या होता है, उसके काफी सारे फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है आप लोगों का तीन भुजाएं तथा दो विकर्ण दिए होंगे। इसमें आप लोगों को तीन भुजाएं दी होंगी और दो विकर्ण दिए होंगे। वापस से वैसे ही एक तो स्क्वायर टाइप का रहेगा, दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण हो गए, एक दो तीन, तीन भुजाएं दी होंगी, चौथी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाएगा, वो दिया होगा आपको। फिर आएगा दो संलग्न भुजाओं और उनके बीच के कोण तथा अन्य दो कोण दिए हों। मान लीजिए सामने सामने या संलग्न भुजाएं दी होंगी और उनके बीच के कोण दिए होंगे, ऐसे कोई कोण होगा या ऐसे कोई कोण होगा। मान लीजिए जैसे आपका ये दो पेन है, एक कोई ऐसा कोण होगा, कोई ऐसा कोण होगा, उसके बीच का आपको कोण दिया होगा और आपको उसमें कहेगा कि उनके कोण और भुजाएं ज्ञात करो। फिर आपको तीन भुजाएं दी होंगी और दो मध्यस्थ कोण दिए होंगे। तीन भुजाएं दी होंगी, उनके बीच के दो कोण दिए होंगे, वो आप लोगों को फाइंड करने होंगे। उसके बाद चार भुजाएं और एक कोण दिए होगा, भुजाएं चारों दी होंगी बट कोण एक दिया होगा, बाकी तीनों आपको खुद फाइंड करने होंगे उसके कुछ प्रगुणों को। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का वाणिज्यिक गणित। वाणिज्यिक गणित में आप लोगों को देखो बहुत सारी चीजें जो होती हैं आप लोगों का वाणिज्य से जुड़ी, यानी कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी हुई, वो आप लोगों को बताई जाएंगी। इस चैप्टर में आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है एक आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा और उस टाइम पीरियड के बाद आप लोगों का उसमें जो है ब्याज लगेगा। आपकी पूरी समय अवधि कितनी होगी? 3 साल। 3 इकाई का मतलब जो है यहाँ पे 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही। वार्षिक यानी कि आपका 12 महीने, 12 महीने जो होता है आप लोगों का वार्षिक में आएगा। उसके बाद आपका अर्धवार्षिक यानी कि आपका 6 मंथ। देन आप लोगों को जो है तिमाही यानी कि 3 मंथ। देखो इनका नाम से काम क्लियर है। वार्षिक तो आप लोगों को पता ही होगा कि 12 महीने होता है। अर्धवार्षिक इसका आधा कर दो, 6 महीने। तिमाही में वो ती लिखा है यानी 3 महीने, काम खत्म। उसके बाद आता है आप लोगों का वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं घाटे की दर। मैंने ये हमारा बबुआ, ये कौन है हमारा? एक छोटा सा क्यूटी सा बबुआ है हमारा। ये जाएगा मार्केट, कहेगा भैया जी हमको एक 50 रुपए वाली डेयरी मिल्क दे दीजिए।
वो दुकानदार, यहाँ पे हमारा दूसरा बबू है जो दुकानदार है, वो कहता है भैया डेयरी मिल्क 50 की नहीं 60 की है। क्या कहता है? 50 की नहीं 60 की है। अब इसने इसे 60 रुपए की बेची, अब ये ने खुद खरीदी 50 की, 60 की बेची, 50 की खरीद के 60 को बेच रहा है, तो दुकानदार को क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद आता है आप लोगों का बैंकिंग सेक्टर का। सेक्टर नहीं होता है बैंकिंग। बैंकिंग आप लोगों का एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा बैंक की जानकारी। बैंक का होता है, आप लोगों को लगेगा सर ये बैंक तो वही होता है जिसमें हम लोग जाते हैं पैसा जमा करते हैं पैसा निकाल के लाते हैं काम खत्म। बेवकूफो, पैसा डालते हो पैसा निकालते हो, कम ये तो पता होना चाहिए बैंक में चलता क्या है, तुम्हारे पैसों के साथ हो क्या रहा है। देन आता है बैंकों में खाता खोलने एवं खातों के प्रकार। आप लोगों को कहोगे सर जी खातों के प्रकार, खातों के क्या प्रकार होते हैं? खाता तो वही होता है ना, जाते हैं पैसा डालते हैं, पैसा डालते हो कौन से खाते में डालते हो, पैसा निकालते हो कौन से पैसे से निकालते हो, ये भी तो पता होना चाहिए। करंट आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या फिर आप लोगों का कौन सा अकाउंट है, डिमेट अकाउंट है, आप लोगों को ये सारी बातों का जानकारी होनी चाहिए ना। और आप लोग बैंक जाते हो तो खाता खोलते कैसे हो, खाता खोलने की भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग कैसे खोल सकते हो। उसके बाद आप लोग बैंक ड्राफ्ट और लॉकर। लॉकर का नाम बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि ये सामान हमारे लॉकर में रखा है। हमारे घर के जेवरात और सोने जो गहने वो सारे लॉकर में रखे। लॉकर क्या होता है? लॉकर आपको बैंक वाले फ्री में थोड़ी देते हैं, उसका भी कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा। देन होता है आप लोगों का चेक। वो फिल्मों वाला चेक नहीं कि ब्लैंक चेक काट के दे दिया जा चला जा मेरे बेटे की जिंदगी से दूर, वो वाला चेक नहीं। इसमें आप लोगों का चेक रहेगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि चेक आप लोगों का कितने महीने तक वैलिड रहता है, कितने महीने बाद आप लोगों का एक्सपायर हो जाता है। और आप लोग चेक बाउंस, ये आप लोगों का इस टॉपिक का चैप्टर नहीं, वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद बचत खाते की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना। आप लोगों के पास एक तो बैंक वाले जो रहते हैं आप लोगों को ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके एक तो पासबुक देते हैं जिसमें आप लोगों का पूरा कितना आप लोगों ने निकाला कितना रकम वो सारा पता चलता है। तो उसमें जो आप लोगों की प्रविष्टियां रहेंगी यानी आपकी जो कॉपी रहेंगी उसके आधार पर आप लोगों को बताया जाएगा आप लोगों को कितना ब्याज मिला है, कितना आप लोगों का टोटल ब्याज हो रहा है। देन उसके बाद एटीएम। एटीएम यहाँ पे क्या लिखा है? एटीएम, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहला सही आएगा उसको मैं कमेंट पिन करूंगा। इसका आंसर आप लोग मुझे देना। एटीएम क्या होता है? एटीएम में जाते हो ना कि एटीएम से हमें पैसे निकालने हैं, इतने पैसे निकाल ला, मम्मी कहती है ये लो एटीएम कार्ड और जाके वहां से 10,000 रुपए निकाल लाओ। पता होना चाहिए ना एटीएम होता क्या, एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं। देन आता है आप लोगों का ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग भी आप लोगों ने देखा होगा, यूपीआई, भारत पे, ये सारे फोन पे, ये सारे जो आपके होते हैं इसमें आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग कह सकते हो। आप लोग पैसा डायरेक्टली ले भी सकते हो, डायरेक्टली दे भी सकते हो बिना किसी दिक्कत के। देन आता है आप लोगों का विभिन्न मूल्यों के नोटों की पहचान। हर नोट, मान लो तुम गए मम्मी से 5 रुपए मांगने, मम्मी ने 50 रुपए दे दिए, तो तुम 50 रुपए को 5 रुपए समझ के थोड़ी खर्चा करोगे कि मम्मी 5 रुपए चाहिए थे, हम 5 की चॉकलेट खाने वाले थे, हम 50 की भी 5 वाली चॉकलेट ही खाएंगे। 50 में तुम लोग ज्यादा सामान लेके आओगे क्योंकि वैल्यू बढ़ी नोट की। जब नोट की वैल्यू बढ़ी तो उसके आप लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हो, उससे आप लोग ज्यादा एक्सपेंस निकाल सकते हो। तो वो आप लोगों को क्या है बताया जाएगा कि आप लोगों के विभिन्न प्रकार के जो नोट रहते हैं उनकी पहचान और उनमें कैसे कैसे वृद्धि होती है। 50 रुपए का कम वैल्यू रहता है, 100 की ज्यादा रहती है, 200 की ज्यादा रहती है, 500 की और ज्यादा रहती है। इससे ज्यादा तुम लोगों को मिले ना होंगे घर में, तो इससे ज्यादा की बात ही नहीं करनी अभी। चलो ठीक है। देन आता है उसके बाद इकाई 13 जिसमें आप लोगों को वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त क्या होता है? एट गोला इक्वल्स टू वृत्त। आप लोगों को एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के लिए सारे ग्राफ्स बिल्कुल 3D मोड में आपको वृत्त का भी मिलेगा और आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज का भी मिलेगा। हाँ देखो हमारे भैया ने दिया। ये आप लोगों का क्या है? गोला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। यहाँ पे देखिए ये रहा आप लोगों का वृत्त। क्या है? वृत्त है। गोल गोल क्या होता है? वृत्त होता है। और चक्रीय चतुर्भुज ये आप लोगों को बताया जाएगा। और जब आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं बकायदा सारे आप लोगों को 3D इमेजेस दिखा के आपको पढ़ाऊंगा, इसमें मैं बाकी सारी चीजें ऐड कराऊंगा। उसके बाद आता है निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। इसमें आप लोगों को काफी सारे प्रगुण भी देखने को मिलेंगे, आप लोगों को उसका जो है सत्यापन भी, उसका प्रायोगिक सत्यापन कहने का मतलब है प्रायोगिक सत्यापन वो होता है वो कहाँ पे प्रयोग होगा उसका सत्यापन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। उसके बाद वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसके समद्विभाजित करता है तथा इसकी विलोम वृत्त की समान जीविकाएं, इसका विलोम वृत्त की समान जीविकाओं केंद्र पर समान कोण पर आंतरिक करती हैं। और इसका विलोम दो बार लिख गया क्या?
नहीं, सही है। व्रत का जो केंद्र है वो जीवा पे, जो व्रत के केंद्र पर जो जीवा डाला जाता है, जीवा पे लंब डाला जाता है, वो उसे संद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। और इसका जो विलोम यानी जो इसका उल्टा रहता है, व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है। यानी जो आपको जो व्रत होता है उसकी जो जीवाएं होती है वो व्रत के केंद्र पर जो है समान कोण, आप लोगों को व्रत लीजिए, व्रत पे आप चाहे जहां से गोले मारिए, आप लोगों को बिल्कुल समान कोण मिलेगा, टिट्टो सेम, कहीं पे भी इतना उतना भी आगे पीछे नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को आता है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख। जी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताया जाएगा, चक्रीय बिंदु क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जो आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज रहता है उसके सम्मुख जो आपके कोण रहते हैं सामने, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आता है आप लोगों का चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। आप लोगों को जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो आमने सामने के कोण रहते हैं उसका जो योगफल रहता है वो कितना रहता है, 180। ये भूलिएगा नहीं आप लोग कभी भी, चाहे रात को सोते हुए भी अगर आप लोगों से आके पूछो तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। उसके बाद आता है 14 इकाई, जिसे हम लोग कहते हैं व्रत की स्पर्श रेखाएं। व्रत, अभी मैंने आप लोगों को व्रत दिखाया ना काला टाइप का, उससे जो स्पर्श होके जाती है, यानी मान लीजिए वो व्रत है और उसके ऊपर से हम लोग कोई रेखा स्पर्श करके निकाल रहे हैं, वो हम लोग उसे कहते हैं, इसमें आप लोगों को छेदिका, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। जो आपका छेदिका रहती है वो बताया जाएगा, स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा निकली उसके बारे में बताया जाएगा, और किस बिंदु पे वो उसे स्पर्श कर रही है ये बताया जाएगा। उसके बाद आएगा आप लोगों का किसी वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना, जबकि बिंदु वृत्त पर स्थित हो। आप लोगों को एक वृत्त होगा, उस पर जो दिया हुआ होगा बिंदु, उससे जो स्पर्श रेखा की रचना करनी है, और बिंदु जो रहेगा वृत्त के वृत्त पर स्थित रहेगा। उसके बाद आएगा आप लोगों का जो रहेगा आप लोगों का प्रयोगात्मक सत्यापन, किसका रहेगा, स्पर्श रेखाओं और बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर परस्पर लंब। ये जो आप लोगों का रहेगा, ये आपका जो टॉपिक है ये आप लोगों को सत्यापित करने के लिए दिया जाएगा, और ये आप लोगों को सिखाने के बाद एक इसका प्रैक्टिकल भी सोचूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसका प्रैक्टिकल कहीं से निकालने की, वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सांख्यिकी, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। इसका यूज कहाँ होता है, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसका यूज जो होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के घर में कुछ लोग आते हैं, आप लोगों के घर के लोगों की संख्या लिखने के लिए, यानी उन जनगणना में जो स्टैटिक्स का हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम लोग आवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक ज्ञात करेंगे, यानी आप लोगों को एक आवर्ती आवर्गीकृत आंकड़ों की एक दे दी जाएगी सारणी, और उसमें जो है आप लोगों को मध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। देन आप लोगों का आएगा आवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी व आयत चित्र। कहने का मतलब है आप लोगों को एक सारणी दे दी जाएगी, उसमें आप लोगों को बताना है कौन सी ऐसी एक नंबर है जिसकी बहुत ज्यादा बार क्या हुई, रिपीटेशन हुई। रिपीटेशन कहने का मतलब है बार बार वो दोहराया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। माध्यिका क्या कहते हैं, माध्यिका मतलब मध्य में स्थित है। माध्यिका क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका कहते हैं जो आपका मध्य में स्थित रहता है। बहुलक होता है जो बहुत, बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है ये क्वेश्चन, ये आप लोगों को डायरेक्टली नहीं निकलता है। उसके बाद आता है संभावना यानी प्रायिकता। प्रायिकता बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा चैप्टर। प्रायिकता में जो आप लोगों का रहता है, प्रायिकता क्या रहेगा आप लोगों का, प्रायिकता में आप लोगों को मान लीजिए आप लोग लूडो खेल रहे हैं, लूडो होता है ना आप लोगों का, अब ये रहा आपका लूडो में आप लोगों को जो डाइस रहता है, ये थोड़ा मेरा ज्यादा आयत टाइप का बन गया है, आप लोग अपना थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। दो, एक, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, और एक में 6 रहता है, तो आप लोग कैसे कहते हो, मैं पासा पढ़ा रहा हूँ मेरे में 6 आएगा, या इसके में 4 आएगा, या इसके में 3 आएगा, तो आप लोग क्या कहते हो, प्रिडिक्शन करते हो। क्या करते हो, प्रिडिक्शन करते हो या फिर अनुमान लगाते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता। इसमें अनुमान नहीं लगाया जाता, इसमें का संभावना बताई जाती है। आप लोगों को कुछ बेसिस पे वो दे दी जाएंगे, सिचुएशन दे दी जाएगी, और बताया जाएगा कि बताइए अब इसमें कितनी संभावना है कि ये नंबर आएगा। मान लीजिए आप लोगों ने कार्ड्स देखे होंगे, अगर आप लोगों ने कहीं पे अपने अगल बगल किसी को पत्ते खेलते हुए या कार्ड्स खेलते हुए देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक राजा होता है, 52 पत्ते होते हैं टोटल। उसमें अब बताया जाएगा कि अगर हमारे पास राजा, एक पान और ये है,
तो अब वो सामने वाले के कितनी प्रायिकता है कि उसके पास भी राजा होगा, तो इस बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। फिर आएगा किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। मैंने आप लोगों को ये देखो अभी सिचुएशन बताई, सिचुएशन के आधार पे। फिर आता है आप लोगों का कि हाँ, संभावना की दैनिक जीवन से संबंधित। मान लीजिए आप लोगों के डेली बेसिस पे भी संभावनाएं आती हैं कि आप लोग कब मम्मी से पिटोगे, कब नहीं पिटोगे वो सारे आप लोगों का मैटर है। उसके बाद आता है आप लोगों का कार्तीय तल। कार्तीय तल कहने का मतलब आप लोगों ने कार्तीय तल पढ़ा होगा, ऐसे चार साइड से रहता है, प्लस माइनस। उसमें आप लोगों को 0 से 1 तक के नंबर एक साइड दिया रहता है, एक साइड माइनस से 0 से 1 तक की दिया रहता है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर कार्तीय तल की संकल्पना। किसी भी चीज की संकल्पना जानना बेटा बहुत जरूरी होता है कि उसका थॉट आया कहाँ से। अब आप लोग ही हो, आधो को कोई पसंद होगा, आधो को कोई पसंद होगा, वो थॉट कहाँ से है, उनका बेस कहाँ था वो। देन उसके बाद आता है ग्राफ की अवधारणा को स्पष्ट करना। आपका जो एक ग्राफ दिया जाएगा आपको, उसकी आपको अवधारणा स्पष्ट करना है। देन उसके बाद आएगा विभिन्न स्थितियों में बिंदुओं का निर्धारण करके ग्राफ खींचना। आपको कुछ बिंदु दे दिए जाएंगे, कुछ आप लोगों को नंबर्स दे दिए जाएंगे, और उसका निर्धारण करके जो आप लोगों को एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ आप लोगों को उम्मीद है खींचना आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो हम सिखा देंगे। ग्राफ को पढ़ना तथा निष्कर्ष निकालना। आप लोगों को कोई एक बेस पे मतलब ऐसा कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, ऐसा ग्राफ मतलब एक पेज पे रहेगा, ये रहा, यहाँ पे माइनस का 9 रहेगा, यहाँ पे प्लस का 9 रहेगा, इनके बीच में ऐसे क्या नंबर रहेगा या इनके बीच में क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताया जाएगा, पूरा डिटेल वाइज बताया जाएगा। उसकी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। देन आप लोगों का आएगा, या आप लोगों की लास्ट पीपीटी है बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्षेत्रीय मिति और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मेंसुरेशन जो होता है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हालांकि आप लोगों की आगे भी बहुत काम है जब आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। यहाँ पे आप लोगों को समलंब के आकार की आकृति, क्षेत्र का क्षेत्रफल, आप लोगों को एक समलंब आकार की आकृति दे दी जाएगी और उसके क्षेत्र का आप लोगों को क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा। वृत्त, वृत्त की जो थोड़ा, हाँ ये लीजिए, मैं यहीं पे आप लोगों के लिए वृत्त निकाले दे रहा हूँ एक तो। ये जो आप लोगों को एक वृत्त दे दिया जाएगा, इसकी आप लोगों को परिधि, ये जो आप लोगों के चारों ओर है, मान लीजिए आपका क्या है, एक ये आप लोगों का एक बिंदु है, यहाँ से इधर की त्रिज्या होती है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ये जो है आप लोगों की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये आप लोगों की क्या होती है, पूरी जो होती है आप लोगों की, ये पूरी सीधी रेखा क्या होती है, आप लोगों की व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। अब मान लो मैं इसको बीच से काट दूं, ऐसे इसको मैं ऐसे करके कट से इसको बीच से काट दूं। अब इस साइड की क्या बची? त्रिज्या। इस साइड की क्या बची? त्रिज्या। तो यानी आप लोगों को अगर मैं कहूं कि d बराबर क्या होता है, तो 2r, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है हमारा? व्यास। इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हम लोग कहते हैं व्यास। r को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। जिसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। 2r क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि r बराबर क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने आपको व्यास का बता दिया, व्यास मतलब 2r होता है। अगर कोई पूछ ले कि r का फॉर्मूला बताओ, फिर तो आप लोग फंस जाओगे। फंसने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों का रहा फॉर्मूला। ये क्या रहा? फॉर्मूला। कोई त्रिज्या पूछे तो d में 2 का भाग दे दो, और कोई d पूछे तो त्रिज्या में 2 का गुणा कर दो। उसके बाद आप लोगों को संबंध बताना है इसमें कि संबंध क्या होता है, परिधि एवं व्यास में संबंध क्या होता है। उसके बाद होता है आप लोगों का वृत्त, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये क्या आप लोगों का वृत्त ही तो है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा वो निकाल देना। क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी रहेगा। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्या रहेगा आपका? लंब वृत्तीय बेलन रहेगा, उसका आयतन आपको फाइंड करना और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या फाइंड करना है, यानी आप लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है उसका। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे भी देखो आपको पहले लंब वृत्तीय बेलन मिलेगा, फिर आपको लंब वृत्तीय आयत शंकु मिलेगा। देखो बेलन क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा चित्र अगर मैं देखता हूँ, अगर इसमें मुझे बेलन का चित्र मिलता है, हाँ चलो बन जाएगा मेरे से आराम से। मैं मान लो इसको यूं करता हूँ, एक ये बनाया मैंने है, देन अब मैं जो है इसको बनाता हूँ,
हाँ देखो, ऐसा आप लोगों का बेलन रहता है, थोड़ा खराब बना है, वो एडजस्ट कर लीजिएगा। बेलन रहता है ऐसे। वृत्त में आप लोगों का अगर शंकु देखोगे तो आप लोगों को मैं डायरेक्टली ऐसे ही यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना मैं चाहूँगा। कि आप लोगों का शंकु हो गया, इसका आप लोगों को आयतन निकालना सिखाया जाएगा, संपूर्ण प्रश्न निकालना सिखाया जाएगा। या आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, आपकी आर होती है, यहाँ पे आपका एल रहेगा, या आपका एच रहता है जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को क्लास में डीप वाइज बिल्कुल डिटेल से मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। हाँ, उसके बाद आती है आप लोगों की इकाई 9 जिसमें वर्ग तथा घन। वर्ग मतलब स्क्वायर आप लोगों का। मान लीजिए ए की पावर मैं यहाँ पे लिख दूं, ए का स्क्वायर क्या होता है। या घन आप लोगों को क्या होता है, मान लो मैं ए का क्यूब क्या होता है। ये आप लोगों को बताया जाएगा किस विधि से, वैदिक विधि। किस विधि से, वैदिक विधि। वैदिक विधि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सफल विधि मानी जाती है। ये बहुत ही एशियन टाइम पे लोग यूज किया करते थे, तो आप लोगों को ये विधि बताई जाती है। इसमें आप लोगों को वर्ग तथा घन निकालना सिखाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसी विधि भी सिखाऊं जो वैदिक विधि से थोड़ा डिफरेंट हो, बट उससे आप लोग जो है स्क्वायर और क्यूब इजिली निकालना सीख जाओ। उसके बाद अब ये आप लोगों की यहाँ पे क्लास ओवर होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ आई होगी, और जिसको नहीं समझ में आएगी तो जब हम लोग चैप्टर्स को डीप वाइज पढ़ेंगे आप लोगों को वहां पे भी काफी सारी चीजें मिलेंगी। जाते जाते आप लोगों को कमेंट में ये जवाब देके जाना है, जाते जाते आप लोगों को एक आंसर देके जाना है मुझे, कि आप लोगों को कमेंट में जो है अपना नाम लिखना है। क्लास तो आप लोगों की हमें पता ही रहेगी कि आप लोग क्लास 8 के रहेंगे। आप लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आप लोगों को अपना स्कूल का नाम लिखना है। ये चारों चीजें जो है आप लोगों को जाते जाते लिख के जानी है। और क्लास को सब लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब लोग उसमें जो है कमेंट करेंगे और उसको शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर इसी बात के साथ मैं अपनी क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू।